बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं बाय यूजिंग गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला, या इसको रूल भी कह सकते हैं, बाय यूजिंग गॉस क्वाड्रेचर रूल। ठीक है, गॉस क्वाड्रेचर रूल को अंडरस्टैंड करने से पहले अगर हम न्यूटन कोट्स फार्मूलाज की बात करें जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे, न्यूटन कोट्स फार्मूलाज, तो हमने तीन तरह के फार्मूलाज पढ़े थे। जैसा कि ट्रेपेजॉइडल रूल हमने पढ़ा था, ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 रूल्स पढ़े थे हमने। ठीक है, इनमें हम स्पेसिफिकली करते क्या थे कि किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि x के करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन f ऑफ x है, और लेट्स से अगर हम इसको प्लॉट करें, फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, और हमसे कहा जाता है कि जी इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें ओवर द लिमिट फ्रॉम a टू द लिमिट b। ठीक है, a से b तक फंक्शन को इंटीग्रेट करें। मैथमेटिकली स्पीकिंग तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं a से b तक एक फंक्शन f ऑफ x को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये काम हम कर रहे होते थे। तो ये काम करने के लिए हम करते ये थे कि जो पॉइंट a है और पॉइंट b, इन दोनों पॉइंट्स को हम एक लाइन की मदद से मिलाते थे, और फिर इस लाइन के अंडर जो एरिया आ रहा है वो एरिया हम फाइंड आउट करते थे बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल। हम इस ट्रेपेजॉइडल जो है हमारे पास रूल कह लें स्पेसिफिकली, उसमें हम करते क्या थे कि इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते थे, और मिलाकर इसके अंडर जो एरिया आ रहा होता था ये एरिया हम फाइंड आउट करते थे। ठीक है, लेट मी राइट, दिस इज एरिया अंडर द कर्व। लेकिन आप ये देखें, हमें इस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए, पूरा एरिया। अब हम ये वाला एरिया तो कैलकुलेट कर पा रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मूलाज हम यूज़ करते थे उसमें ये वाला एरिया तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस कर्व के नीचे, लेकिन ये हिस्सा कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा। इसका मतलब है हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो इस एरिया को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन कर्व के नीचे अगर हम देखें तो कर्व के नीचे तो ये एरिया भी आ रहा है, ये एरिया हमारे पास कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा होता, ये हमारे पास एरर आ रहा होता है। यानी यूँ कह लें कि ये वैल्यू होनी चाहिए थी और वो वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही होती। तो जब हम ट्रेपेजॉइडल रूल या सिम्पसन रूल्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, यानी न्यूटन कोट्स फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास एक ख़ास मखसूस एरर आ रहा होता है। ठीक है जी, इस एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए फिर हम यूज़ करते हैं गॉस क्वाड्रेचर फार्मूलाज या गॉस क्वाड्रेचर रूल। गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला या गॉस क्वाड्रेचर रूल में हम करते ये हैं, लेट मी राइट, इन गॉस quadrature formula or Gauss quadrature rule, let's say we have that function x के corresponding f of x। ठीक है, और हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास वही फंक्शन है, समथिंग लाइक दिस, और इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है जैसे a से b तक करना था, वही हमें यहाँ पर भी करना है। So this is a starting limit and this is b
लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इसके दरमियान हमें इस पूरे कर्व को इंटीग्रेट करना है, एरिया फाइंड करना है, यानी ये पूरा एरिया हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ हम नज़र आ रहा था कि हम एरिया फाइंड आउट तो करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर, लेकिन उन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो लाइन आती है उसके नीचे एरिया जो आ रहा होता है वो सारा एरिया नहीं आ रहा होता, कुछ एरर हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले में हम करते ये हैं कि हम इस लोअर और अपर लिमिट के जो पॉइंट्स हैं इन दोनों को आपस में नहीं मिलाते, बल्कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अपनी मर्जी से कोई और दो पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पॉइंट ये सेलेक्ट करें, लेट्स से इसको हम कहते हैं x1, और एक ये पॉइंट सेलेक्ट करें और फॉर एग्जांपल इसको हम कह दें, लेट्स से इसको हम x0 कह देते हैं, इसको हम x1 कह देते हैं। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स को हम मिलाएं विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, इन दो पॉइंट्स को हम मिलाएं, इन दो पॉइंट्स को मिलाएं। ठीक है, तो अब अगर इन दो पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमारे पास जो एरिया आएगा, अब आप देख सकते हैं इस लाइन के नीचे जो एरिया आएगा इस कर्व का, वो एरिया हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि कर्व के ऊपर भी कुछ एरिया कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर, और कुछ नीचे भी हम मौजूद हैं, यानी इसका मतलब ये है स्पेसिफिकली कि हमारे पास इतना एरर अब भी मौजूद है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एरर है, और ये वाला एरर ये है नेगेटिव एरर, यानी ये एरिया कैलकुलेट नहीं होना चाहिए था, हो गया, तो ये नेगेटिव एरर है, और ये होना चाहिए था शामिल एरिया नहीं हो सका, तो ये पॉजिटिव एरर है। ठीक है, इस तरह ये भी हमारे पास नेगेटिव एरर है। तो देखिए, कुछ वैल्यू हमने ज़ायद कैलकुलेट की और कुछ कम कैलकुलेट की, तो ये दोनों जब आप हम सम अप करेंगे टोटल एरर, तो टोटल एरर जो है वो पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर को कैंसिल आउट कर देता है, और इस तरह हमारे पास जो एरर होता है वो इसके मुकाबले में मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, यानी इस गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले में होता क्या है कि कुछ पॉजिटिव एरर आता है और कुछ नेगेटिव एरर आता है, जो कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और हमारे पास टोटल जो एरर होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर आर बैलेंस्ड, sorry, let me write it again, are balanced and hence the total error minimizes। ठीक है जी, तो पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और इस तरह टोटल एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो न्यूटन कोट्स फार्मूलाज के मुकाबले में गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला जो है, इसमें हमारे पास एरर एरिया अंडर द कर्व हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और एरर हमारे पास मिनिमाइज हो जाता है। इसमें हमारे पास एरर ज़्यादा आ रहा होता है, जबकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एरर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। बाकी दूसरा बुनियादी फ़र्क क्या है कि हम न्यूटन कोट्स फार्मूलाज में जो इंटीग्रेट करते हैं उसमें हम स्टार्ट और एंड की लिमिट्स जो प्री डिफाइंड होती हैं वही लेते हैं, जबकि इसके अंदर हम करते क्या है कि जो हमारी लिमिट्स होती है उसी के अंदर कोई और 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट्स हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स हम ले सकते हैं। तो याद रखें, इन दोनों के दरमियान कोई एक पॉइंट भी हम ले सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं 1 पॉइंट। ठीक है, इसी तरह 2 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने देखा, हमने 2 पॉइंट्स कंसिडर किए। ठीक है, इस तरह 3 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, 3 डिफरेंट पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं, या उससे हायर भी हो सकते हैं। ठीक है, हायर पॉइंट्स भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। राइट, तो अब हम डिटेल में देखने जा रहे हैं गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला। इसको हम गॉस क्वाड्रेचर फार्मूलाज में एक स्पेसिफिक फार्मूला है जिसे हम नाम देते हैं गॉस
लेजेंडर फार्मूला। ठीक है, ये एक टाइप है गॉस क्वाड्रेचर फार्मूलाज की, उसमें एक टाइप है ख़ास किस्म की जिसे हम कहते हैं गॉस लेजेंडर फार्मूला। सबसे पहले तो इस फार्मूले की जो जनरल फॉर्म है वो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ये फार्मूला ये कहता है कि अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं -1 से 1 तक, ये हमारे पास लोअर और अपर लिमिट्स हैं। ठीक है, एक फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी I starting from 1 up to n wi f of x I, यानी किसी फंक्शन का इंटीग्रल हम ले रहे हैं -1 से 1 तक, तो इस फंक्शन को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, यानी w हमारे पास एक वैल्यू है, इसको हम आम तौर पर वेट कह सकते हैं या वेट कोफिशिएंट कह सकते हैं, और f ऑफ एक्स आई हमारे पास फंक्शन है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर हम इसको ओपन करें, इस सम को अगर हम ओपन करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रही है, तो अगर हम 1 लेंगे तो ये आएगा w1 f ऑफ x1 प्लस w2 f ऑफ x2 w3 f ऑफ x3 अप टू wn f ऑफ xn। तो हम इस फॉर्मूले को, ये जो सम है हमारे पास, इसको हम एक्सपेंड करके इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, इंटरेस्टिंगली अगर आप ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो ये हमारे पास i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 तक ही जाएगी। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फिर हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसकी फॉर्म कुछ इस तरह आती है, इंटीग्रल -1 to 1 f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू, n की जगह 1 रखेंगे तो i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 रखेंगे यहाँ, ये हो जाएगा w1 f ऑफ x1। ठीक है, और अगर हम n की वैल्यू लेट से 2 रखते हैं, तो n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा -1 से 1 f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू, i की वैल्यू 1 से जाएगी 2 तक, तो पहले 1 आएगी, w1 f ऑफ x1 प्लस w2 f ऑफ x2। लाइकवाइज अगर n की वैल्यू 3 हो, अगर n की वैल्यू 3 हो तो -1 से 1 तक f ऑफ x dx, अब i की वैल्यू 1 से 3 तक जाएगी, लिहाजा ये हो जाएगा w1 f ऑफ x1 प्लस w2 f ऑफ x2 प्लस w3 f ऑफ x3 अप टू सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। n की वैल्यू जिस तरह चेंज होती चली जाएगी, उसी तरह हमारे पास ये जो समेशन का एक्सप्रेशन है ये एक्सपेंड होता चला जाएगा। जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इस फॉर्मूले में हम इसकी डिग्री को भी जहन में रखते हैं, और ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, द अबव फॉर्मूला इज एग्जैक्ट फॉर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2n-1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो फिर इसकी जो डिग्री होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 - 1 दैट इज़ 1, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो फिर इस फॉर्मूले की जो डिग्री होगी वो 2 2 4 -1 दैट इज़ 3, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। इस तरह n की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो 2 3 6 -1 5, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 5 होगी। ऐसी सूरत में इन फार्मूलाज पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और इस डिग्री का मतलब क्या है, अब हम आगे इसको देखने जा रहे हैं। और इसके लिए हम n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, जैसे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए इस फॉर्मूले को एनालाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एवेल्युएट
फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है 1 पॉइंट, और जब हम n की बात कर रहे हैं कि n की वैल्यू 1 है, तो अगर हम डिग्री कैलकुलेट करेंगे, अगर हम इसकी डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला है 2n, n की जगह 1 माइनस 1, ठीक है। और इसको अगर कैलकुलेट करते हैं 2 1 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब डिग्री 1 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम x की जो पावर लेंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे। अगर डिग्री होती 2 तो x की पावर हम लेते और 0 से फिर 1 फिर उसके बाद 2 तक जाते। अगर डिग्री हमारे पास आएगी 3 तो हम x की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, जो डिग्री आएगी x की उन पावर्स तक हम जाएंगे। अब इन दो वैल्यूज़ का हमें करना क्या होता है? तो भाई सिलसिला ये है कि हमारा जो जेनेरिक फार्मूला है, अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा जेनेरिक फार्मूला क्या है? दिस इज इंटीग्रल -1 अप टू 1 f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू w1 f ऑफ x1, ठीक है। ये हमारा जेनेरिक फार्मूला है। इस जेनेरिक फार्मूले में फॉर एग्जांपल मैं इसको इक्वेशन 1 कह रहा हूँ, ठीक है। इस जेनेरिक फार्मूले में जहाँ फंक्शन आ रहा है, देखो यहाँ फंक्शन आ रहा है, यहाँ फंक्शन आ रहा है, यहाँ फंक्शन की जगह पहले हमें x की पावर 0 रखनी पड़ेगी और फिर फंक्शन की जगह हमें x की पावर 1 रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लिसिटली कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमें करना क्या होगा? हमें पुट करना होगा f ऑफ x और f ऑफ x1 की जगह x की पावर 0। अच्छा, इंटरेस्टिंगली किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसको हम 1 कह देते हैं। तो हमें f ऑफ x और f ऑफ x1 की जगह x की पावर 0 रखनी होगी इस इक्वेशन के अंदर। तो अगर हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हमारे पास इंटीग्रल -1 से 1 तक f ऑफ x की जगह हमें रखना है 1, dx इज इक्वल्स टू w1, और f ऑफ x1 की जगह भी क्या रखना है? हमें 1 रखना है, ठीक है। लिहाजा अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा इंटीग्रल -1 से 1 तक dx इज इक्वल्स टू w1। मैं इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ। तो डेफिनेटली अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x उसकी अपर लिमिट 1 लोअर -1 इज इक्वल्स टू w1, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा 1 माइनस -1 इक्वल्स टू w1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो w1 हमारे पास आ जाएगा 2, w1 हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। हमने क्या किया? हमने f ऑफ x और f ऑफ x1 की जगह x की पावर 0 रखी। अब हम f ऑफ x और f ऑफ x1 की जगह x की पावर 1 रख के यहाँ पर देखेंगे। लिहाजा पुट f ऑफ x एंड f ऑफ x1 इज इक्वल टू x पावर 0 और x पावर 0 इज इक्वल टू 1। मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूँ इन इक्वेशन 1। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो अब हम x की पावर 1 रखेंगे इन दोनों फंक्शंस की जगह पर। सो लेट्स ट्राई अनदर स्लाइड। पुट f of x is equals to x power 1 and f of x1 is equals to x पावर 1, लेकिन x1 है तो यहाँ लिखेंगे x1, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर 1, तो भाई हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो थी, अगर आप यहाँ देख सकें, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये वाली थी। इस इक्वेशन में हम रखने जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ लेफ्ट पे हमारे पास है इंटीग्रल, लेफ्ट पे है इंटीग्रल -1 से 1 f ऑफ x की जगह हम रखेंगे x की पावर 1 पावर लिखते नहीं है, खैर बहरहाल मैं लिख देता हूँ, dx इज इक्वल्स टू w1 इंटू f ऑफ x1 की जगह क्या रखना है? x1 की पावर 1 पावर हम आमतौर पर ना भी लिखना चाहें तो चलेगा। खैर, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख देता हूँ, -1 से 1 x dx इज इक्वल्स टू w1 हमने पीछे कैलकुलेट किया था, ये रहा, ठीक है। और w1 की वैल्यू हमारे पास आई
2 इंटू x1 पावर 1 थी। अब x का जो इंटीग्रल होता है ये होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिमिट -1 से 1 इज इक्वल्स टू 2x1। ठीक है, अब अगर हम लिमिट रखते हैं अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास अपर लिमिट आएगी 1/2 और लोअर लिमिट भी आएगी 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म हमारे पास हो जाएगी 0। ठीक है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू 2x1, लिहाजा x1 हमारे पास आ जाएगा 0। x1 हमारे पास आ गया 0। लिहाजा हमारे पास x1 0 आ चुका और w1 जो है वो 2 आ चुका, तो x1 और w1 की ये वैल्यूज़ अब हम इस इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि हमने n की वैल्यू क्या ली थी, 1 ली थी। ठीक है, यानी ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें हम ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। सो मैं इसको यहाँ एक्सप्लिसिटली लिख देता हूँ, पुट w1 इज इक्वल्स टू 2 एंड x1 इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 थी -1 से 1 तक इंटीग्रल हम ले रहे हैं f ऑफ x dx, तो ये हो जाएगा -1 to 1 f ऑफ x dx इज इक्वल टू w1 की वैल्यू 2 f ऑफ x1, और x1 की जगह हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर n इज इक्वल्स टू 1। दिस इज गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, या याद रखें इसको हम 1 पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, 1 पॉइंट, सही है। इसी तरह अगर हम 2 पॉइंट्स की बात करें, तो जिस तरह हम लोगों ने n की वैल्यू 1 ली, इसी तरह हम n की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो फिर हम डिग्री दोबारा कैलकुलेट करेंगे। सो अगर हम फॉर n इज इक्वल्स टू 2 की बात करें, तो फिर डिग्री जो हमारे पास आएगी, डिग्री का फॉर्मूला क्या था, डिग्री का फॉर्मूला हमने पिछली स्लाइड में देखा, 2n-1, तो हमारे पास जो डिग्री आएगी वो है 2n की जगह रखेंगे 2 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 to the 4 - 1 दैट इज 3। अब डिग्री जो है वो 3 है, इसका मतलब क्या है कि हमें x की पावर 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। x की पावर 1, x की पावर 2 और x की पावर 3। हमने पिछले n इज 1 में देखा कि हमने फंक्शन की जगह x की पावर 0 रखा और x की पावर 1 रखा। अब हमें फंक्शन की जगह x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 रखना पड़ेगा। जब n की वैल्यू 2 होती है तो हमारे पास जो गॉस जेनेरिक फार्मूला जो हमारे पास आता है n की वैल्यू 2 के लिए, वो फार्मूला इस फॉर्म में आता है, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम -1 to up to 1 f of x dx is equal to w1 f of x1 प्लस w2 f of x2। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। मैंने भी आपको करके दिखाया कि n की वैल्यू जब 2 हो तो हमारे पास ये जो जनरल फार्मूला है वो इस शक्ल में आ जाता है। लिहाजा n की वैल्यू 2 के लिए हमने ये फार्मूला लिखा, और अब हमें करना क्या होगा, जहाँ जहाँ फंक्शन आ रहे हैं वहाँ x की पावर 0 रखनी होगी, फिर जहाँ जहाँ फंक्शन आ रहे हैं वहाँ x की पावर 1 रखनी होगी, फिर 2, फिर 3। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ। लेट्स से अगर हम फंक्शन की जगह x की पावर 0 रखें, अगर हम फंक्शन की जगह x की पावर 0 रखें तो हमारे पास देखिए ये जो फंक्शन इंटीग्रल आएगा, ये इंटीग्रल इस तरह आएगा, -1 से 1, f ऑफ x की जगह x की पावर 0 रखनी है, x की पावर 0 1 होती है, तो यहाँ आ जाएगा 1 dx। ठीक है, ये हो जाएगा w1, इसकी जगह भी आएगा x की पावर 0 जिसका मतलब 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस w2। f ऑफ x 2 की जगह भी x की पावर 0 रखनी है, x की पावर 0 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1। लिहाजा इससे हमारे पास देखें
W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 1 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास x की अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -1, तो हमने पिछले वाले में भी देखा कि जब 1 को हम इंटीग्रेट करते हैं तो इस पूरे का जो इंटीग्रल आता है ये आता है 2, लिहाजा हमारे पास W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन 3a। ठीक है, अब x की जगह x की पावर 0 रखी हमने, अब x की पावर 1 रखेंगे कहाँ, जहाँ जहाँ फंक्शन आ रहा है, फंक्शन की जगह x की पावर 1 रखेंगे। लिहाजा अगर हम फंक्शन की जगह x की पावर 1 रखते हैं तो अब ये फॉर्मूला बनेगा -1 से 1, f ऑफ x की जगह आएगा x dx, W1 इसकी जगह आएगा x1 और इसकी जगह पर आएगा x2। ठीक है, तो ये दोनों तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ W1 x1 प्लस W2 x2 इज इक्वल टू x को अगर इंटीग्रेट हम करते हैं, हमने पिछले एग्जांपल में अभी पिछले n इज इक्वल टू 1 में देखा, x को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये 0 आता है, फ्रॉम -1 to 1 तो ये 0 आता है, लिहाजा ये 0 आ जाएगा। सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3b। अब हमें इन फंक्शंस की जगह पर x की पावर 2 रखनी है, एक्स स्क्वायर रखना है, तो इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 एक्स स्क्वायर dx, W1 इसकी जगह आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस W2 इसकी जगह आएगा x2 स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को मैं पहले लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा W1 x1 स्क्वायर प्लस W2 x2 स्क्वायर, और x स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ये आएगा 2 डिवाइड बाई 3, इसे हम कह रहे हैं इक्वेशन 3c। इसी तरह अब हमें x की पावर 3 लेनी है, तो x की पावर अगर हम 3 लेंगे, यहाँ रखेंगे x की पावर 3, x की पावर 3, x की पावर 3, तो हो जाएगा -1 से 1 और x क्यूब dx इज इक्वल्स टू W1 W1 और इसकी जगह आएगा x क्यूब प्लस W2 और इसकी जगह भी आएगा x2 क्यूब। तो अगर हम इनको पहले लिख लें तो ये हो जाएगा W1 x1 क्यूब प्लस W2 x2 क्यूब, और इस पूरे को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल 0 आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 3d। अब आप देखिए 4 इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी और इसमें 4 अननोन वेरिएबल हैं, W1 W2 2 अननोन वेरिएबल ये और x1 और x2 2 अननोन ये, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन। तो आप आसानी से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके या आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके या कोई भी मेथड यूज़ करके इन चारों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें तो आप इन तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन चारों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इनकी जो वैल्यूज़ आती हैं फिर W1 W2 की, मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3a 3b 3c and 3d we have W1 is equals to W2 is equals to 1 and x1 is equals to -1 upon root 3 and x2 is equals to 1 upon root 3। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हमें पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, हमारी इक्वेशन नंबर 2 जो थी पिछली स्लाइड में, लेट मी शो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। n की वैल्यू 2 के लिए ये इक्वेशन बनती है हमारी। इस इक्वेशन में हमने W1 W2 f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की जगह हमने वैल्यूज़ रखनी है। ठीक है, तो W1 और W2 की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 और x1 की जगह ये रखेंगे और x2 की जगह ये रखेंगे। लिहाजा इक्वेशन नंबर 2 जो हमारी बनेगी
let me write, put above values in equation number 2। तो फिर इक्वेशन नंबर 2 हमारी जो बनेगी, दिस वुड बी इंटीग्रल फ्रॉम -1 अप टू 1 f of x dx इज इक्वल टू w1 की जगह आ जाएगा 1, f of x1 की जगह -1/√3 प्लस w2 जिसकी जगह 1, और f of x2, तो f of x2 की जगह हम लिखेंगे 1/√3। सो फाइनली -1 से 1 f of x dx is equals to f of -1/√3 plus f of 1/√3. This is Gauss quadrature formula. This is Gauss quadrature formula for n is equals to 2. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, और ये फार्मूला हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कब, जब n की वैल्यू क्या हो, 2 हो। जब n की वैल्यू हमें 2 गिवन हो, फॉर n इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब है 2 पॉइंट्स फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोई भी फंक्शन इंटीग्रेट करना हो -1 से 1 तक, तो हम उस फंक्शन को इन दो के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर n की वैल्यू हम 3 लें, फॉर n इज इक्वल्स टू 3, और डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो 5 आएगी, फिर उसको 1 बाय 1 वैल्यूज़ रख के देखेंगे। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, तो हमारे पास जो फाइनलाइज फॉर्म आएगी फॉर n इज इक्वल्स टू 3, ये आएगी इंटीग्रल -1 to 1 f of x dx is equals to 5 divided by 9 f of -√3/5 plus 8 divided by 9 f of 0 plus 5 divided by 9 f of √3 divided by 5. This is Newton quadrature formula. This is Newton quadrature formula for n is equals to 3, that is 3 points. ठीक है। तो आज हमने 3 फॉर्मूलाज डिराइव किए, न्यूटन क्वाड्रेचर फार्मूलाज हमने डिराइव किए, और इसमें सबसे पहला जो फार्मूला हमने डिराइव किया वो हमने किया फॉर n इज इक्वल्स टू 1, जो कि हमारे पास इस शक्ल में आया। किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो -1 से 1 तक, और हमें कहा जाए कि n की वैल्यू 1 लेनी है, यानी 1 पॉइंट क्वाड्रेचर फार्मूला यूज़ करना है, गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला, तो हम उसको इस फार्मूले से कर सकते हैं। और अगर हमें कहा जाए कि जी हमें गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला अप्लाई करना है फॉर 2 पॉइंट्स, यानी फॉर n इज इक्वल्स टू 2, तो फिर ऐसी सूरत में हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हमें कहा जाए फॉर n इज इक्वल्स टू 3, तो फिर ऐसी सूरत में गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला जो होगा वो हमारे पास इस फॉर्म में होगा। अब इन फार्मूलाज को हम यूज़ कैसे करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।